की सबसे बड़ी बहस का पब्लिक है, सब जानते हैं। आजकल इन दिनों एक मुद्दा हिंदू और मुसलमान कुछ लोगों के लिए बहुत ही आम सी बात हो गई है। वो हर मौके पर हिंदू मुसलमान तलाश ही लेते हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ नया हुआ है। जेडीयू के एक नेता है जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो सकता है यदि सेना में 30% मुसलमानों की भर्ती कर दी जाए तो। आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी बहस। कितना सही है नेताजी का यह बयान? पहले महमूद मदनी, फिर अरशद मदनी और अब गुलाम रसूल बलियावी। एक के बाद एक भड़काऊ भाषण। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने एक कदम बढ़ाते हुए अब सेना में ही हिंदू मुसलमान कर दिया है। गुलाम रसूल बलियावी ने पीएम मोदी तक को घेरे में ले लिया। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि अगर पीएम मोदी को पाकिस्तान से डर लगता है तो फौज में 30% मुसलमानों की भर्ती करा ले, फिर पाकिस्तान भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। गुलाम रसूल बलियावी ने संघ को भी निशाने पर लिया और कहा कि जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को आंख दिखा रहा था तब कोई नागपुर का बाबा जवाब देने नहीं आया, बल्कि एक मुसलमान का ही बेटा सामने आया जिसने मिसाइल बनाई, और वो मुस्लिम बेटा एपीजे अब्दुल कलाम था। बाबा रामदेव का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक से बता डाला है। बाबा बागेश्वर को बहरूपिया कह दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब सेना में भी हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है? क्या गुलाम रसूल बलियावी को लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पीएम मोदी पाकिस्तान से डरते हैं? क्या रसूल को लगता है कि पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सेना में गुलाम रसूल बलियावी का मुस्लिम फॉर्मूला। सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दी है। ये मोदी को पाकिस्तान से डर, ये क्या बोल गए रसूल बलियावी? लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या गुलाम रसूल को मौजूदा भारतीय सेना कमजोर दिखती है? और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं। रामदेव पर क्यों लगाए लश्कर-ए-तैयबा से संबंध का बड़ा आरोप? जब पाकिस्तान का कदीर मिसाइल बनाकर भारत को आंखें दिखा रहा था तो नागपुर से कोई बाबा जवाब देने नहीं गए थे। क्या मुसलमान का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जवाब। सेना, संघ, सनातन पर सवार, भड़काऊ भाषण के पीछे क्या है इरादा? एक डुप्लीकेट बाबा, एक डुप्लीकेट बाबा। हाँ, बाबा भी कहलाएंगे, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। ये भारत है जी, भारत। क्या हमारे भारत की एक तहजीब और संस्कृति है। छोटा बच्चा भी देखता है उम्र दराज का, अगर कपड़ा ऊपर उठ जाता है तो बच्चा भी बोलता है, बाबा आपका कपड़ा ऊपर उठ गया। और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला और सबसे बड़ा सवाल, सेना में भी हिंदू मुसलमान आखिर क्यों किया जाता? दूसरा सवाल, क्या रसूल को मौजूदा भारतीय सेना कमजोर नजर आती है, कमजोर दिखती है? तीसरा सवाल, क्या रसूल बलियावी को लगता है कि पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है? गलतफहमी है साहब। चौथा सवाल, क्या रसूल बलियावी को लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पीएम मोदी पाकिस्तान से डरते हैं? और सवाल यह भी कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है, गलतफहमी क्यों? पांचवा और आखिरी सवाल, पहले मदनी अब रसूल बलियावी, भड़काऊ भाषण के पीछे आखिर क्या है इरादा? इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वैभव अग्रवाल नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस डिबेट में। मयंक सिन्हा मौजूद रहेंगे जेडीयू से। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब मौजूद रहेंगे मेरे साथ। चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, मौजूद रहेंगे मेरे साथ। बरखत रेहान मौजूद रहेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मौजूद रहेंगे इस चर्चा में मेरे साथ।
सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सीधा रुख कर रही हूं जेडीयू के नेता मयंक सिन्हा का। मयंक जी, आवाज मेरी मिल पा रही है आपको? जी जी बोलिए। मयंक जी, किसके लश्कर तैयबा से संबंध है, इस पर मैं बाद में जाऊंगी। कौन बाबा ढोंगी है, कौन झूठ बोलता है, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि सेना में भी हिंदू मुसलमान होना चाहिए, ये किस प्रकार की बात कही है आपके नेता ने? पहला यह है कि जनता दल यूनाइटेड उनके किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। सेना जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित, और सेना जो है कि राजनीतिक पार्टी को लेकर नहीं बनाया गया है, बनाया जाता राष्ट्र की सुरक्षा बनाया जाता। तो उसमें कोई धर्म, जात, कोई राजनीतिक पार्टी का तो कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं। और जनता दल यूनाइटेड उनके किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर रही, तो बर्खास्त कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही है कि क्या फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी जनता दल यूनाइटेड की ओर से? देखिए, उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी है और उनको पूछताछ करेगी। उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी के जो लोग हैं वो बताएंगे कि क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हमारे देश और हमारे सैनिकों के लिए, जो हमारे जो शहीद सैनिक हुए विरासत में मिला, ठीक है, और इस तरह का बयान देके वो अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो जो है कि ये बहुत ही दुखद है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद सुनिए ना, आपको पता भी नहीं है कुछ। आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे निमंत्रण आया था आपको बोलने के लिए, तो आपको क्लैरिटी लेके आनी चाहिए थी, और कम से कम आप ही को कम से कम आवाज उठानी चाहिए अगर उनका समर्थन नहीं करते। अभी तक तो बर्खास्त हो जाने चाहिए थे ना, या कुछ और है आपकी सोच? नहीं, तो मेरा सवाल अभी तो होगा, बाद में कब? आपको वैसे भी कुछ पता नहीं है। आप रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? आप कौन सवाल पूछने वाली हो? आप किसके? क्यों? मैं देश की जनता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि क्या कार्रवाई हुई है। हमको तो कोई जानकारी नहीं कि आप हाँ, तो क्यों नहीं है जानकारी भाई? हमको तो नहीं मालूम है। तो क्यों नहीं है, यही तो मेरा सवाल था। आपको जानकारी क्यों नहीं है? अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया गया? हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आए। हम चलिए देश की जनता का तो जवाब देंगे। देश की जनता पूछ रही है आपसे। चलिए छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। देश की जनता आपसे ये सवाल कर रही है, अब तो जवाब दे दीजिए, बर्खास्त किया कि नहीं किया? सीधा सवाल, हाँ या ना? आप पहले बात बताइए कि जितने लोग गांधी जी मुर्दाबाद, आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा क्या है? हम आज की बहस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको इसलिए निमंत्रण दिया गया यहाँ पे बोलने के लिए। आज की बात करिए, आज की। अब आगे पीछे की बातें मत ना नहीं, ये रवैया ठीक नहीं है। आज जिस बहस के बारे में बात हो रही है, अभी आप बताइए क्या एक्शन लिया गया है? आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? आंसर मी, गिव मी अ रिप्लाई, व्हाट एक्शन? ठीक है, बरखा जी सुन लेते हैं। ठीक है, मयंक जी बात रखिए। ठीक है, आप बात, ठीक है, आपके पास वक्त है, आप अपनी बात रखिए। मैं क्या बोला हूँ कि सेना का जो इस्तेमाल है वो सेना का इस्तेमाल देश के लिए ना होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे लोग का बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं। उनका हमने पहले ही बोला कि हम उनका कटाक्ष करते हैं। वो जो बयान दिए और जनता दल यूनाइटेड उनको समर्थन नहीं करते। निकाल दिया? अरे बताइए ना, बर्खास्त कर दिया पार्टी से, व्हाट एक्शन? वो इतनी देर से मैं यही तो पूछ रही हूँ, आप बता पा रहे हो कुछ? क्या बोल रहे हो आप? पता है आपको खुद को क्या बोल क्या रहे हो? क्या एक्शन लिया आपकी पार्टी ने? आप बात सुनिएगा पहले। अरे सुनाने लायक आप कोई बात कहेंगे तो ही तो सुनेगा ना देश। देश जानना चाहता है, द नेशन वांट्स टू नो दिस। ठीक है, आगे बोलिए, पॉइंट पर आइए। मयंक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसे गंभीर मुद्दों पर लोगों को बयान देने से बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति है इस तरह का बयान तो देना ही नहीं चाहिए। सेना जो है हमारे देश के लिए, हमारे देश की एकता के लिए और हमारे देश
जो इतना मजबूत मौके है के ना, साथ मयंक जी आपको रोक रही हूँ, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, वो दर्शकों को बता देती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। अडानी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा अपडेट, सेबी ऐसे हालात से निपटने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी बात कही गई है, जांच कमेटी बनाने के लिए केंद्र तैयार है। ये बड़ी बात, बड़ी दलील दी गई है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा एक्सपर्ट्स के नाम, कौन कौन जांच करेगा उससे जुड़ी हुई जानकारी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित करे तो कोई आपत्ति नहीं, एसजी की ओर से ये बात भी इस दरमियान कही गई है, यानी कि ये दलील भी इस दरमियान दी गई है। इस समय की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज, इस समय देश का सबसे चर्चित मुद्दा क्या है? अडानी। हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों और संसद में अगर किसी मुद्दे को लेकर के आवाज बुलंद हो रही है तो वो अडानी को लेकर के आवाज बुलंद हो रही है। और इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो अडानी से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय का लेटेस्ट अपडेट, सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है। शुक्रवार तक के लिए सुनवाई टल गई है। सेबी ऐसे हालात से निपटने में सक्षम है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बात कही गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मेरे सहयोगी सुमित कुमार मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, इस समय की बहुत बड़ी खबर की जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। जांच कमेटी बनाने के लिए केंद्र तैयार है, ये बड़ी बात भी सामने निकल कर आ रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए आज केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार और सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि जिस तरह से निवेशकों को नुकसान हुआ है उसके लिए कमेटी बनाने तैयार, लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि उनके सदस्य इस कमेटी में शामिल होंगे जिसकी मंजूरी कोर्ट से उन्हें चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंजूरी दे दी है कि वो सीलबंद लिफाफे में कमेटी के मेंबर का जो नाम है वो शुक्रवार तक दे दें, यानी कि शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है, यानी कि 17 फरवरी को होनी है और उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस मामले में कमेटी का गठन होगा या नहीं होगा। लेकिन सीधे तौर पर कमेटी के सदस्य मानने का साफ तौर पर मतलब है कि अब इस मामले में कमेटी का गठन होगा और कमेटी भविष्य में ऐसे मसले से निपटने के लिए रणनीति रोड मैप तैयार करेगी, क्योंकि भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ है। इस पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और वापस लौट रही हूं अपनी चर्चा के विषय पर। मयंक सिन्हा का एक बार फिर से रुख कर रही हूं, हमारे साथ जुड़े हुए जेडीयू से लगातार बरखा त्रेहन की तरफ से एक ही सवाल पूछा गया है मयंक जी आपसे कि क्या अब तक आप लोगों ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है या नहीं? इस सवाल का अगर जवाब आपके पास है तो 10 सेकंड में रख दीजिए सर। सादिया जी, मैं पार्टी के आप कर सकते, डिसिप्लिनरी कमेटी का उससे आप तो क्या कार्रवाई? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जनता दल यूनाइटेड उनके किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। और देश की सेना हमारे कितनी मजबूत, हमारे देश की सेना पर कोई हमला कर देगा है? और हम लोग का मतभेद दोनों नहीं है केंद्र सरकार के साथ, और सेना हमारी पुरस्कार है इस देश की सेना। कोई उसके ऊपर कोई बयान दे, आप उनके बयान से इत्तेफाक रखे या ना रखे, लेकिन दुनिया जानती है कि वो आप ही के नेता हैं और आप ही की तरफ से इस बयान को लिया जा रहा है। तब तक जब तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर देते, निंदा से काम नहीं चलने वाला है। बयान इतना बड़ा है, बात सिर्फ सेना की नहीं है, बात और बहुत सी है। डिटेल में बताने को आऊंगी तो पूरा बयान पढ़ दूंगी, इतना समय नहीं है। वैभव अग्रवाल जी का रुख कर रही हूं, मयंक जी लौटूंगी आपके पास। वैभव जी, मयंक जी ने जो जवाब दिया है, क्या आप उस जवाब से सहमत हैं या फिर नहीं? नमस्कार साजिया, मैं आपको बताऊं कि मयंक सिन्हा अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। उनकी गलती नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं और मयंक कई बार मुद्दों में घिरे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि पार्टी के लेवल पे अंदर की राजनीति सीनियर्स के बीच में चलती है, वो कभी उस पर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको इतना ही बोला गया कि बस भाई साहब इतना ही कर दो। लेकिन आप देखें कि इस जगह पे मयंक जैसे उभरते युवा नेताओं को संज्ञान लेना पड़ेगा और अपनी पार्टी से जाके वापस बात करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि देखिए प्रश्न तो उठते हैं जब आप एक राष्ट्रीय चैनल भारत 24 पे आते हैं, शाजिया के साथ बात करते हैं, तो आपसे कठोर प्रश्न तो पूछे जाएंगे, अब उसका उत्तर नहीं है आपके पास। अब आपसे बरखा ने पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया, तो आपने बोला कोई एक्शन नहीं। ठीक है, उसका संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेंगे का क्या मतलब है?
आप ये कह रहे हैं, उन्होंने पहले ये बोला कि 16 जनवरी को ये बोला कि करबला बना देंगे। मैं रसूल को पूछूं कि करबला बना देंगे, सोच तो उन्होंने कर ली, बनाने की कोशिश करेंगे तो हम हाथ काट देंगे। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, है ना? तो ऐसे नेताओं के हाथ काट देंगे बैठे बैठे, पता भी नहीं चलेगा। और वैसे घुस गए ना जहां से निकले थे, उन्होंने बोला था 10 मिनट के लिए हटा लो पुलिस, घुस गए ना जहां से निकले, सीन से ही गायब है। कोई राजनीति नहीं है, भारत में ट्रैवल नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? अब कहां गए हैं? हिंदुओं को हटा लेंगे, हिंदुओं को छोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे नेताओं का क्या है, आप सबके नेतागिरी में राजनीति, ये तो रही अपनी इज्जत की बात, ये तो हो गई बात। लेकिन आप समझे, ऐसे नेता नहीं है। ये क्या कि एमएलए भी इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने एक बार के नाम पे टिकट लिया था, लेकिन ये हारे हुए हैं। उसके बाद मजबूरी से, क्योंकि मुसलमान तबके से रखते थे, जेडीयू की मजबूरी बिहार में, और इनको एमएलसी बनाया गया। अब एमएलसी भी नहीं है, ठीक है, दूसरी बार एमएलसी भी नहीं बन गया। तो आप देखें कि उनकी हारती जमीन को वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं एक तबके को, भारत को बांटने करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि ये लोग रामचरित्र मानस के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग इस तरह हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको, कुरान के बारे में क्यों नहीं बात? मेरा रसूल, तुम्हारा रसूल, वैभव जी, मुस्लिमों के बारे में तो इसी दिल्ली शहर में आपके नेताओं का बयान देखा है हम लोगों ने, अभी भी वो आपके पार्टी के मेंबर बने हुए हैं। एक सेकंड राहुल लाल जी, एक सेकंड, मैं लौटूंगी वैभव जी आपके पास भी लौटूंगी। प्लीज सर, एक सेकंड, मुझे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास जाना है। यूके देवनाथ जी, राजनीति करते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन राजनीति में सेना को घसीटने की क्या जरूरत है? 30% मुसलमान अगर सेना में होंगे तभी हम आतंकवाद को हरा पाएंगे। ये किस प्रकार का बयान है? शाजिया, मैं आपको बता दूं कि भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बड़े बड़े मंत्री पदों पर, चीफ मिनिस्टर सब धर्मों से रहे हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम धर्म। मैं आपको बता दूं कि हवलदार अब्दुल हमीद 1965 के युद्ध में उनको परम वीर चक्र मिला था। कितने शानदार बात है कि देश का हर धर्म का हर बच्चा, हर युवा आज फौज में जुड़ना चाहता है। 30% क्या, मैं तो कहता हूं कि देश के युवा उनके धर्म को मैं देखता ही नहीं, सिर्फ एक रिटन टेस्ट होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और एक दौड़ वाली प्रतियोगिता होती है। धर्म कोई नहीं देखता। मैं तो चाहता हूं कि सब धर्मों के युवा सामने आए। आज 30 से ज्यादा प्रतिशत हम युवा फौज में लेने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, एडमिरल, एयर मार्शल सब धर्मों से हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम धर्म से। और मैं गर्व और फक्र के साथ बोलना चाहता हूं कि मैं खुद बहुत भाग्यशाली था कि मेरे मातहत, मेरे सबॉर्डिनेट जितने एयरमैन रहे थे, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम धर्म से था। सार्जेंट अली मेरा जो सबसे सेंसिटिव एरिया था, जहां पर हम लोग बॉम्ब्स, रॉकेट्स के फ्यूज रखते थे, मैंने सार्जेंट अली को उस डिपार्टमेंट का चुना हुआ अध्यक्ष बनाया था। और उसने क्या शानदार ड्यूटी की, पूरी लॉयल्टी के साथ। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है सर, कि सेना देश के लिए सबसे ज्यादा ईमानदार है। मुझसे ज्यादा, इस देश के राजनेताओं से ज्यादा अगर कोई इस देश के लिए ईमानदार है, वफादार है, तो वो इस देश की सेना है। क्योंकि वो अपना घर नहीं देखती है, वो सुबह, दोपहर, शाम, दिन के हर पहर एक पांव पर खड़ी रहती है सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। राहुल लाल जी, इस बात से आपको इत्तेफाक रखना होगा। सेना है तो हम हैं। और अगर इस प्रकार की बयानबाजी होगी कि 30% मुसलमान होंगे सेना में तभी हम आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेना का भी अपमान है? सबसे पहले तो सेना का इस देश में हर कोई सम्मान कर रहा है। और जो ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा, जो उनका प्रथम वाक्य था, वो सबों के लिए बहुत ही आदर्श और अनुकरणीय। हमारे संविधान का मूल तत्व है वो कि हमारा देश एक सेकुलर देश है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म हो, कोई कहता है कि हिंदू धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म हो। तो जो ऐसे तमाम लोग हैं, और अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी, देखिए उनके बयान का, जो बयान उन्होंने दिया उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। चर्चा यहाँ पे क्या चीज हो रहा था कि उस बयान के बाद उनके ऊपर कार्रवाई किया हुई है। और चलिए दूसरे यहाँ पे नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सुन समझिए, लेकिन केवल एक ही पार्टी से जो ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल बीजेपी के नेताओं से क्यों नहीं पूछती है? बीजेपी के लोग जो भुतलाऊ बयान देते हैं, इसी दिल्ली शहर में इसी दिन साथ गार्डन में नरेश वर्मा को बयान सुना है, जहां उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए, वो अभी भी बने हुए हैं। देखिए
होनी और चाहिए या नहीं? ये बस, सवाल जितनी मजबूती बस, से आप यही जरूर से पूछ रहे यही हैं, जानना बरखा जी, मैं चाहता हूँ कि इतनी सब मजबूती कार्रवाई होनी से चाहिए ये थी। सवाल आप और बीजेपी अभी से तक क्यों पूछेंगे, नहीं हुई? जो बीजेपी के सवाल तमाम यही वरिष्ठ है नेता कि अभी तक संजीव सरकार सोम का क्यों बयान नहीं देके हुई? इतने भड़काऊ किस्म का बयान देते हैं। उत्तर बाबा प्रदेश के रामदेव को मुख्यमंत्री जी का टारगेट बयान किया देखिए, जा रहा वो है। कहता कैसे? सनातन राष्ट्रीय क्यों? धर्म है, कुछ और भी बयान आप देते संवैधानिक रहते पद पे हैं। बैठे सेना हुए को और भी नहीं सनातन को छोड़ा राष्ट्रीय धर्म का आज नारा तो। कमाल हो गया, सेना क्यों नहीं छोड़ा? कभी सेना बाबा, देखिए, कभी प्राइम सेना मिनिस्टर को लेके मोदी, ये उनके क्या बयान का कोई समर्थन बयानबाजी कर रहा है, कोई सुर्खियों समर्थन में नहीं कर रहने रहा, के लिए, उस बयान का समर्थन नहीं सुर्खियों किया जा में सकता, लेकिन रहने बरखा के जी लिए अच्छी समझिए ऐसी आप। बयानबाजी बंद आप होनी सुन लीजिए, चाहिए। बयानबाजी तो बंद होनी चाहिए और बयानबाजी सभी पार्टियों को बंद करनी चाहिए। 70% आप केवल शादी किसी जी, एक पार्टी पे सारे नैतिक मापदंड आप 70% लागू करने का काम नहीं कर जो सकते मुसलमान आप। वो किसी educated एक पार्टी पे नहीं है। बरखा जी, इसीलिए ये बयानबाजी ऐसा नहीं होगा कि आ रही जदयू है। के लिए आपके मापदंड अलग होंगे और बीजेपी के लिए आपके मापदंड अलग होंगे, ये नहीं चलेगा। 70% ऑफ द मुस्लिम्स आर नॉट एजुकेटेड। ये सिर्फ हाँ। क्राइम भी इसीलिए बढ़ रहा नहीं, है, ये टेररिज्म अगर भी ये चीज इसीलिए है बढ़ तो रहा किसका फेल्योर है? ये मूल ये किसका कारण फेल्योर है? है मुस्लिमों के education। प्रति ये ये भूल जो गए मुस्लिम जब देश में नेता कोरोना है, फैल ये रहा था, मुस्लिम किस आबादी तरह को से उस आगे समय नहीं जानबूझ के बढ़ने टारगेट दे किया जा रहा था। सोशल आपको अपने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए था, वो आप नहीं कर रहे थे। तबलीगी जमात के अलग से आंकड़े जारी किए जा रहे थे। राहुल लाल जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन साहब के पास मैं जा रही हूं, सर आपके पास भी लौटूंगी। शहाबुद्दीन साहब, नेताजी की ओर से यह बात भी कही गई है कि हमें वोट वाला सामान समझ लिया गया है, सिर्फ सेना को ही बीच में नहीं घसीटा गया, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब बिहार के मशहूर आलिम दीन हैं और जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले वो सियासत भी करते हैं। इसके बावजूद भी मैं उनके बयान से इत्तफाक नहीं रखता हूं और उन्होंने सेना के ताल्लुक़ से जो बात कही है, तो सेना एक वफादार हिंदुस्तान की फ़ौज है, उसको हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए, उसमें कोई तफरीक और तमीज़ पैदा नहीं करना चाहिए। सेना एक सेना है जो सरहद की हिफाजत के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए वो रातों दिन मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं और जाफिशानी कर रहे हैं सरहदों पर, ठंडी और गर्मी की परवाह किए बगैर वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह जो है वो नहीं लगाना चाहिए, सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहिए। वो बड़ी वफादार फ़ौज है और वहाँ पर सभी का सम्मान है। यहाँ तक कि सेना में पंडित और मौलाना लोगों की धार्मिक रहनुमाई के लिए, नमाज रोज़ा के लिए, पूजा पाठ के लिए भी भर्तियाँ होती हैं। वहाँ पंडित भी होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, वहाँ मौलाना लोग भी होते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं है, ना किसी के साथ कोई भेदभाव है। तो ऐसी कंडीशन में जिस संस्था, जिस इदारा, जिस फौज की ये शान और शौकत हो, उस पर जो है वो सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहिए और उसको हिंदू मुस्लिम में बांटकर नहीं देखना चाहिए। बड़ी बात इस समय मौलाना साहब कहते हुए चंद्रमोहन शर्मा जी का मैं रुख कर रही हूं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में हमारी सेना है, जेएनके पुलिस है, जो कि छाती पर गोली खाती है सिर्फ इस देश की हिफाजत के लिए। वो नहीं सोचती कि मैं मुसलमान हूं तो हिंदुओं की रक्षा क्यों करूं, हिफाजत क्यों करूं। तो फिर ये कौन होते हैं सेना को हिंदू और मुसलमानों में बांटने वाले? साजिया जी, आपने मुझे टाइम दिया, मेरे को थोड़ा समय दे दीजिएगा जी। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डिबेट के अंदर आपके पास हम आपको मिला के 8 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। एक ही पैनलिस्ट का जवाब था कि सेना के अंदर युवाओं की जरूरत है। जब उससे पूछा गया वो कौन था सेना का व्यक्ति, उसने क्यों कहा, उसने मजहब का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति के अंदर मजहब नहीं होता। अगर सेना की रक्षा करने जाना, ना धर्म होता है ना मजहब होता है, सिर्फ तिरंगा होता है और सीना पे वर्दी होती है और सामने दुश्मन होता है। क्यों लैंग्वेज के अंदर मेरी बहन ने इस बात का इस्तेमाल करने के लिए किसी और पार्टी और किसी और मजहब को क्यों नहीं जोड़ा? अगर एक व्यक्ति की, कौन है अदानी, कौन है मडानी, मैं नहीं मानता किसने क्या स्टेटमेंट दी, अगर दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली के अंदर रहकर इस तरह की बातें करते हैं, उसका असर देश के अंदर पड़ता है। 2014 के बाद से ऐसा परिवर्तन क्या आया कि 1947 से पहले की राजनीति हिंदुस्तान में चालू हो गई। 1947 को जो खमियाजा देश का डिवाइडेशन कर कर पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो करा, उसके अंदर हिंदू और मुसलमान की लैंग्वेज किसने स्टार्ट करी थी? अंग्रेजों ने। गुनाहगार कौन बने? दोनों कौम। 2014 में सत्ता लेने के लिए वैभव जी घड़ियाली वहां से मत भाइए, आपके नेताओं ने ये जहर बोया है और वो बोया 2014 में सत्ता के लिए। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी मुंह पे पट्टी बांधते 14 इंच की, 56 इंच की छाती रखते हुए, क्यों नहीं स्टेटमेंट देते?
खुल के क्यों नहीं कहते कि अपने नेताओं को कि सबसे पहले उनको देश के हर देशवासियों की कदर करनी चाहिए, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, और कार्रवाई होनी चाहिए। बहन, कार्रवाई उसकी नहीं जिस पार्टी के नेता पे हुई है, कार्रवाई उस पे होनी चाहिए जिसने दी है, और प्रधानमंत्री को कार्रवाई करवानी चाहिए। क्या आप बोलेंगे कि ये कार्रवाई, अगर अब कोई नेता बोलेगा, चाहे भाजपा, कांग्रेस या जेडीयू या किसी पार्टी का, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? आप हाँ में कहिए समर्थन को, बोले देश की जनता को। नहीं कहेंगे आप, जल्दी से क्योंकि आपकी राजनीति धर्म और मजहब पे चलती है। देश के मुद्दों को आप गुमराह करते हैं। सदन के आपसे अडानी की बात पूछते हैं, आप चर्चा नहीं करने देते उस पर। ठीक है चंद्रमोहन जी, जब आप सुनिए। चंद्रमोहन जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ज्यादातर उम्र भर का फायदा उठाया वोट बैंक की तरह बना के, और उनको बढ़ावा दिया देश को बांटने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग करने के लिए। चंद्रमोहन जी उस पार्टी में हैं जिसने पार्टी में भारत में इमरजेंसी लगाई थी। चंद्रमोहन जी उस पार्टी के हैं जिसने 1984 में दंगे कराए थे और सिखों को और कितने हिंदुओं, न जाने कितने हिंदुओं को मारा काटा। चंद्रमोहन जी उस पार्टी से हैं जिस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर के गमले में गोपियां उगती हैं और वो एग्रीकल्चर करते हैं। चंद्रमोहन जी उस पार्टी के हैं जिस पार्टी के नेता अपने ही नाम को छुपाते हैं और गलत दर्शाते हैं। चंद्रमोहन जी उस पार्टी से हैं जिनके नेता चंद्रमोहन जी किस पार्टी से? मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे जवाब नहीं है आपके पास लग रहा है। साजिया मेरे को जवाब दीजिए। बरखा जी एक सेकंड, जवाब मेरे को जवाब देना। यहाँ पे मेरा सवाल है, बरखा जी लगातार एक सेकंड बस मेरे को एक सवाल पूछ लीजिए। लगातार ये बोलते रहे, मैं सुनती रही, लेकिन क्या एक बार भी इन्होंने ये बोला है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे बोले नहीं, आपने सुना ही नहीं। इन्होंने तो मान किया कि कोई भी इन्होंने निष्पक्ष बात रखी। बरखा जी थोड़ी निष्पक्ष बातों को भी दिमाग में सुना दीजिए कि ऑल राउंड किसी भी पार्टी में हो। इन्होंने चंद्रमोहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि चाहे वो पार्टी कोई भी हो, अगर ऐसा बयानबाजी होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना ही नहीं। ऐसी बातें करने के लिए नहीं होता है नहीं इस प्रकार की बयानबाजी। और मुझे लगता है कि किसी भी देशवासी को ये बयानबाजी जो सेना के ऊपर हुई है, जो तो बाबा रामदेव को लेकर के भी बोले हैं, बाबा बागेश्वर को लेकर के भी बोले हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो भारतीय सेना है। और भारतीय सेना पर किया हुआ वार मुझे लगता नहीं है कि इस देश का कोई भी बाशिंदा बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर रही हूं खास मेहमानों का। चंद्रमोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। वैभव जी, आपने बोला मैं किस पार्टी से हूं? मैं उस पार्टी से हूं जिसने देश की शहादत के अंदर लहू दिया। मैं उस पार्टी से हूं जिसके देश के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना लहू दिया। मैं उस पार्टी से नहीं हूं जब देश के अंदर अंग्रेजों भगाओ की नीति थी और आप तिरंगा छोड़ के अलग बैठे हुए थे। ये आपका जवाब। दूसरी विषय कहते हैं क्यों नहीं कार्रवाई करेगी उस दिन जब नरेंद्र मोदी ने मंच के ऊपर एक मजहब की दी हुई सम्मानित टोपी को उतार दिया था? क्यों नहीं उस दिन कार्रवाई करी गई? अगर उस दिन कार्रवाई करी गई होती तो आज देश को इस हालात को ना देखना पड़ता। क्योंकि देश में जब एक नौजवान चुना जाता है सेना के अंदर, उसका मजहब नहीं देखा जाता। वो मजहब की राजनीति आपने सिखाई। आपने ओबीसी पे राजनीति करी, क्यों नहीं कार्रवाई करी? आपने पीडीपी का आलोचना करी और पीडीपी के साथ सत्ता हासिल करी, क्यों नहीं कार्रवाई करी? आपने 2 साल 1.5 साल उनको बंद रखा, उसके बाद कहने के बाद उग्रवादी आतंकवादी का क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्योंकि आपको प्रश्नों से बचना है और उन प्रश्नों का जवाब विपक्ष और जनता आपसे ना मांग रहे। आप धर्म और मजहब के अंदर देश को उलझाते हो। आप धर्म और मजहब की राजनीति करके देश के मुद्दों का ध्यान भटकाते हो। प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर अडानी पे जवाब क्यों नहीं दिया? जिस पार्टी के 400 सांसद, 1400 विधायक और 15 से 18 चीफ मिनिस्टर हो और ना जाने कितने प्रचारक हो, वो अडानी पे जवाब ना दें तो ये जवाब पूछा जाएगा। ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मयंक सिन्हा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी आ रही है आपके पास। मयंक सिन्हा अपनी बात रखिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि सेना के इस्तेमाल के लिए जो है सवाल है, देश जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाया गया सेना का, और किसी जातीय या दलीय आधार पर सेना का गठन नहीं हुआ। सेना का गठन जो हुआ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हुआ है। हमारा सैनिकों का पुरुषार्थ इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी देश जिस भूखा नंगा देश है वो हमारे देश पर हमला कर लेगा और हमारे देश की की जो आबादी है और हमारी जो इतनी ताकत। लेकिन आपके नेता तो कुछ इसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं मयंक जी। जब आपके नेता बयानबाजी करते हैं ऐसा लगता है आप कानों में उंगली डाल लेते हैं।
आपके नेता ने कुछ इसी प्रकार की बयानबाजी की है कि आतंकवाद तभी रुकेगा जब सेना में 30% मुसलमानों की भर्ती करवाई जाएगी। शुरुआत तो आपके नेता के द्वारा हुई, जिसकी आप सिर्फ निंदा कर रहे हैं। अब तक कार्रवाई का आश्वासन भी आपकी ओर से नहीं दिया गया और आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्यों जवाब दूं। तो आप अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा मयंक जी। पाटिया जी ने शुरू में जाके बोला कि उनके बयान का जनता दल यूनाइटेड खंडन करती है और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी इंक्वायरी सर्विस करेगी और कार्रवाई करेगी। अरे तो बोला ही नहीं, शुरू में ही बोला ये बात आज। और दूसरी बात कि आज मैं समय का थोड़ा अभाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे क्षेत्र में बात क्यों नहीं बता रहे? ऐसी बयानबाजी करके आप किसी कौम को प्रसन्न करना चाह रहे हो। उनका बिहार में वो कौम का वोट ऐसा भी मिला। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी कौम को खुश करने की कोशिश, तो फिर मुझे नहीं लगता और अभी तक कार्रवाई भी नहीं बरखा जी। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी कौम को खुश करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कौम तो अपने आप में ही एकजुटता के साथ लगी हुई है। वहाँ हिंदू भी लगे, मुसलमान भी लगे, सिख भी लगे हुए हैं, लेकिन वो देश की हिफाजत कर रहे हैं। ये तो राजनेता है जिनको राजनीति कर रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। जिन्होंने पार्टी साबित करी, आप उसको पेशन क्यों नहीं कर रहे? 2014 में जिन्होंने मुद्दे उठाए। साजिया जी, सबसे पहले देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि देश के तमाम जो मुस्लिम बंधु हैं उन लोगों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं उन सबों को। उनके राष्ट्रीयता पर जो लोग सवाल उठाते हैं हमेशा किसी न किसी बहाने से, देखिए वो जो बयान है मुझे लग रहा है वो बयान फ्रस्ट्रेशन में आया, और वो फ्रस्ट्रेशन क्यों? तमाम सुन लीजिए, उनके पुरखों के पास विकल्प थे। आप सुन लीजिए पहले, जो प्रत्येक दिन जो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है मुस्लिमों से, ये नहीं चलने वाला है। उनके पुरखों के पास ये विकल्प था कि वो चाहते वो भारत भी जा सकते हैं, तो भारत में रुके या पाकिस्तान में रुके। उनके पुरखों ने इस मिट्टी में प्यार करने का निर्णय लिया। हम लोगों के पास तो ये विकल्प नहीं था। सुन लीजिए, प्रत्येक कौन होते हैं आप जो उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, वैसे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं वो लोग। आप इस प्रकार की स्थितियां नहीं बना सकते हैं। आप बरखा जी, आप चीजों को आप नहीं समझ सकते हैं। आप क्या बात करेंगे? आप उस पार्टी के बचाव में लगे हुए हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा को कौन चुनाव से जोड़ता है बता दीजिए। आप पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ था और पठानकोट के आतंकवादी हमलों की जांच ISI एजेंसी से करने की आई थी। हिम्मत तो कीजिए बरखा जी, हमारे सेना के ऊपर पठानकोट में सैनिक, वहाँ पे सेना के ऑफिस का हमला हुआ था, उसके जांच हमारे इसी सरकार ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI से कराई थी। अगर मैं गलत तो बोलिए, है हिम्मत आपको बीजेपी के बारे में आलोचना करने की? अभी दूध का दूध और पानी का पानी अभी साफ हो जाएगा। आप नहीं कर सकते आलोचना। आपको क्या फायदा मिल रहा है? मुझे क्या फायदा मिलेगा? मैंने तो सिर्फ रखा है आपके सामने में कि सेना का राजनीतिक प्रयोग कौन करता रहता है। सेना का राजनीतिक प्रयोग ये सरकार कैसे की है उसका मैंने ज्वलंत उदाहरण दिया आपके सामने में। पठानकोट मामले की जांच आखिर इस सरकार ने पाकिस्तान का ISI से क्यों कराई थी? माफी मांगे इसके लिए, माफी मांगेंगे, बीजेपी के लोग माफी मांगेंगे इसके लिए। बहुत दुख है, बहुत दुख है, हमें बहुत दुख रिजवी साहब का मैं रुक कर रही हूँ। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, बलियावी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने बाबा रामदेव का ताल्लुक जोड़ दिया है लश्कर तैयबा से। बागेश्वर बाबा को बहरूपिया बता रहे हैं, कह रहे कोई भी मेकअप पोत करके कुछ भी कहने लग जाता है। क्या इस प्रकार की बयानबाजी करके वो देश का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं? देखिए, बाबा रामदेव ने के ताल्लुक से जो बात कही है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने और लश्कर तैयबा से जोड़ा है, तो इसका रिश्ता नाता कहीं जो है वो ज़ाहिरी तौर पर मुझे नहीं दिखता है कि उनका कोई रिश्ता हो या कोई नाता हो। इस तरीके से कोई बात बाबा रामदेव की आतंकवादी संगठन से नहीं दिखती है। और अगर कोई रिश्ता नाता है, उसके तार हैं और उसकी तहकीक और तफ्तीश मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के पास में है, तो उसको उनको जाहिर करना चाहिए और हुकूमत के सामने जाहिर करना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हुकूमत उनकी जांच पड़ताल करे और उनके तार जो लश्कर तैयबा से अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी तफ्तीश होना चाहिए। ये खतरनाक बात है। अगर किसी पास जानकारी है तो उस जानकारी, लेकिन अगर उनके पास कोई जानकारी होती तो वो पहले इसका खुलासा करते मीडिया के सामने आने पर, या फिर वो भाषण देते। भाषण तो नहीं देते, यानी कि उनके पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या इस प्रकार की बयानबाजी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? क्या देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है?
इस वक्त हिंदुस्तान का जो माहौल है बहुत साजगार है और पुरअमन है और शांति और भाईचारे के साथ में सभी हिंदू मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। इसको बांटने की कोशिश नहीं करना चाहिए और इस माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। बाबा रामदेव ने अभी पिछले दिनों ये आतंकवाद को मजहब से जोड़ के देखने की बात कही थी, तो उस सिलसिले में हमने पहले भी कहा था और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है उसको किसी मजहब के साथ रिश्ता नाता जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आतंकवाद एक बीमारी है, उस बीमारी का हल होना चाहिए, उस बीमारी का खात्मा होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया के लोग ज़्यादा आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है ये सूफियों की सरजमीन है और यहाँ सूफिया इकराम ने जो प्यार मोहब्बत भाईचारा दिया है वो सब एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत हैं। हिंदू मुसलमानों के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। बिल्कुल यही पॉइंट है चंद्रमोहन शर्मा जी, पॉइंट यही है। आप जाएंगे सड़क पर, आप जाएंगे लोगों के घरों में, हिंदू मुसलमान बड़े अच्छे से रह रहा है, वो ईद भी मना रहा है, दिवाली भी मना रहा है। आप सेना पर जाएंगे, हिंदू मुसलमान मिल करके देश की हिफाजत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक हर दूसरे दिन इस प्रकार के बयान आ जाते हैं। क्या लगता है क्यों? देखिए साजिया जी, बिल्कुल क्लियर बात है। 2014 से पहले अगर देश को आप देखोगे तो देश के अंदर जो लड़ाई होती थी वो मुद्दों की लड़ाई होती थी, और उस मुद्दे के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुई वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, देश के अंदर जिन एडमिनिस्ट्रेशनों को खराब कराया गया था, और 2014 के भाजपा के उठाए मुद्दों को देश की जनता ने सहारा और वो मुद्दे के हिसाब से भाजपा को सत्ता दी। मैं एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं, 2014 के बाद 80-20 अली हनुमान कब्रिस्तान मंदिर किन्होंने उठाया, और उसी 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री जब कैंडिडेट की तरह रूप में आ रहे थे और एक मजहब के द्वारा आदर सत्कार के लिए टोपी पहनाई गई, उसको उतारने के बाद उसको प्रोपेगेंडा किसने करा? इनके नेताओं ने। जो मैंने बोला, जो आज संख्या के अंदर 400 से ऊपर सांसद और 14 से करीब लगभग विधायक और ना जाने कितने चीफ मिनिस्टर और उसके बाद पार्टी के प्रचारक और संघ विचारक। अब विषय क्या आता है? एक तो लेता है मटके की तरह जोर से थपकी मारता है, देश और मजहब की विघटन करता है, और एक हाथ थपकी लगा के सबको साथ जोड़ के सबका विकास करना चाहता है। विकास किसका हुआ? विकास भाजपा का हुआ। नोटबंदी के अंदर भी अगर नोटबंदी की चोट मारी तो विकास किसका हुआ? भाजपा का। विकास किसका हुआ? अडानी और अंबानी का हुआ। नुकसान किसका हुआ? देश की जनता का हुआ। जीएसटी के अंदर नुकसान किसका हुआ? देश के गरीबों का, मिडिल क्लास का। कांग्रेस के लोगों को बिठा लो, राहुल गांधी को बात करा लो। उसका हासिल ये होता है कि एक ना फेमस व्यक्ति जिसने आज स्टेटमेंट दी मुसलमानों के लिए, वो अपने मुसलमानों में अपने आप को फेमस करना चाहता है। ठीक उसी तरह से जैसे कुछ हिंदू लोग हिंदुओं के अंदर अपने आप को कट्टर साबित करके 80-20 की राजनीति करते हैं, इसको रोकने का दायित्व देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा सरकार को है। वैभव जी आपको है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति जो से बात करता है, आपको बात उठानी चाहिए अपनी पार्टी के अंदर। आपने जेडीयू के व्यक्ति को कहा था, ये आपका दायित्व है। जब आपके अनुराग ठाकुर गोली मारो ठाकुर को कहें और संबित पात्रा जैसे बख्तियारी बयान करें। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। XYZ किसी भी पार्टी का नेता आकर कुछ भी बोल देता है, हिंदू मुसलमान कर देता है, उसकी जिम्मेदारी वो पार्टी ना लेकर के केंद्र ले, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर कोई गलत स्टेटमेंट गलत बयान है तो केंद्र को उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए नियम बनाना चाहिए। जब केंद्र की चलाक नीति, मैम बोलने दीजिए, केंद्र की चलाक नीति धारा 370 पे 3 तलाक के ऊपर राजनीति कर सकती है, तो इस पे राजनीति करते हुए क्यों करती है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी ये स्टेटमेंट देते कि धर्म और मजहब के अगेंस्ट बोलने वाला कोई भी व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? उसकी वाहवाही क्यों नहीं लूटते? क्योंकि अगर वो लूटेंगे तो नेताओं की जबान बंद हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। उनकी रोटी कानूनी कार्रवाई की आपने बात कर दी है। बरखा तो जी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बरखा जी सहमत करें इस बात को? आप बोलिए, आप सहमत है कि देश के प्रधानमंत्री को इस पर बहस करनी चाहिए, इसके ऊपर बोलना चाहिए? बरखा जी बोलिए, आप मेरी व्यक्तिगत सहमत है? जवाब देने दीजिए बरखा जी। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इनको ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने करना है सारा काम, एक ही बात बोलते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री छाती जोड़ के ऐसे कहें कि मैं अकेला, तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। मैं अकेला सब मुझे पूछते हैं, तो जवाब उन्हें देना पड़ेगा, और जवाब मांगेंगे हम। तो वो खुद नहीं चल अरे आप मुझे समझ नहीं आ रही, भाजपा के प्रवक्ता है, बरखा जी को गृह मंत्रालय को भी जवाब देना पड़ेगा कि जब आप लोग बड़े मजे से विपक्षी पार्टियों के ऊपर
देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े देश का पोस्टर चिपका देते हैं, तो फिर वही गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, सवाल तो उठेगा ना उसके ऊपर। ठीक है बरखा जी, सेना को घेरे में घेर डाल दिया, नरेंद्र सेना को मोदी मैंने कमजोर किया। कभी आप अपने अग्निवीर योजना का, उनका जवाब कभी भी अग्निवीर योजना का आपने उसके बारे में आपने कभी खंडन किया कि आखिर क्या 4 साल के नौकरी के बाद आप वेतन नहीं देना चाहते सेना को, पेंशन नहीं देना चाहते सेना को, सेना के मजबूती के, सेना के नाम पे पूरी राजनीति करती है बीजेपी, लेकिन सेना को कमजोर करने में बीजेपी लगी हुई है। आपने सुन लिया, मैं ही बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? आप ये बता दीजिए बजट में सेना के बजट में कितना % वृद्धि हुआ, बता दीजिए बरखा जी। राहुल जी संयमित रहकर उनको भी सुन लीजिए प्लीज। कभी सेना के ऊपर निशाने चिन्ह, कभी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तब भी उनके मोदी जी के सवाल का आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पठानकोट मामले की जांच आई है सामने की, आप जवाब देने के लिए बरखा जी तैयार नहीं है इस चीज के लिए कि आखिर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को कैसे भारत के सैन्य प्रतिष्ठान में बुला लिया गया, इसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। इसका उत्तर अगर प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा जाएगा, मैं किससे पूछूं? मैं जाके बाइडेन से सवाल पूछूं? मैं किससे पूछूं? ऋषि सुनक से सवाल पूछूं? भारत में तो भारतीय प्रधानमंत्री से तो सवाल पूछूंगा। नहीं तो सेना का बिल्कुल अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यूके देवनाथ जी, बेचारी सेना जो रात दिन सरहद पर खड़े होकर के देश की हिफाजत निगहबानी में डटी हुई है, जुटी हुई है, अपना घर परिवार पीछे छोड़ करके देश की नाम फना होने को भी हर समय राजी होते हैं, वो बेचारी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, लेकिन हिंदू मुसलमान यहां बैठे राजनेता करते हैं। शाजिया, कितनी तकलीफ होती होगी उस सेना को। मैं 34 साल तक इंडियन एयरफोर्स में रहा था। मैं आपको बता दूं, किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यूनिट में आप चले जाइए, वहां आपको सर्वधर्म स्थल मिलेगा। वहां पर आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख भाई एक साथ मिलेंगे। वहां पर आपको मंदिर मिलेगा, चर्च मिलेगा, एक मस्जिद मिलेगी, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। मैं आपको क्या शानदार बात बताता हूं, जब ईद होती है हम सब जवान और अफसर मस्जिद में जाते हैं, सेवैयां सेवन करते हैं, वहां हम श्रमदान करते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम वहां सेवा करते हैं, कोई नहीं देखता कि ये मस्जिद है कि गुरुद्वारा है। फौज ऐसी जगह है जहां पर हम किसी बम पर ये नहीं लिखते कि ये बम जो है जो मैं दुश्मन पे छोड़ने वाला हूं, इस पे ये धर्म लिखा हुआ है, या ये रॉकेट जो मैं शत्रु पर वार करने वाला हूं उस रॉकेट पे हम ये धर्म नहीं लिखते। मैं सिर्फ एक चीज लिखता हूं, विद लव टू माई एनिमी, दुश्मन को प्यार से, फ्रॉम इंडिया। धर्म का सवाल ही नहीं है। हम हिंदुस्तान से हैं, हमें सबसे ज्यादा शहाबुद्दीन साहब यही बात याद रखनी होगी कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बात में हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं। लोटो की मेरा राहुल आपके पास एक सेकंड, राहुल प्लीज मेरे सवाल में इंटरप्ट मत किया कीजिए, क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती हूँ। शहाबुद्दीन साहब से मेरा सवाल था। शहाबुद्दीन साहब, मैं आपसे भी वही सवाल ले रही हूँ। जब सेना हिंदू मुसलमान नहीं करती, यूके देवनाथ जी खुद बता रहे हैं, वो खुद सेना में रहे हैं, कि हम सब कुछ मिल बांट कर करते हैं, तो फिर नेता कौन होते हैं हिंदू मुसलमान करने वाले? कौन होते हैं ये बताने वाले कि 30% मुसलमानों को भर्ती कर दो तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इसमें तफरीक नहीं करना चाहिए और ना सेना पर इल्जाम लगाना चाहिए। आपने बिल्कुल बात जो कही है बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब ऐसी कंडीशन में नेता लोगों को इस तरीके से सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए और नेता पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, फौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो फौज हमारी बड़ी शानदार है और वो सरहदों की, मुल्क की हमारी हिफाजत कर रही है। हिंदुस्तान में रहने वाला मुहिब्बे वतन हर एक शख्स की वो हिफाजत में लगी हुई है और कुर्बानी दे रही है, तो उसकी कद्र की जानी चाहिए। शहाबुद्दीन साहब, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कभी मदनी आ जाते हैं, कभी बलियावी आ जाते हैं, बार बार एक ही बात, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कौन सा मुसलमान खतरे में हिंदुस्तान में? सब तो खुशी से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। फिर ये क्यों आकर के इस प्रकार की बातें फैलाते हैं कि मुसलमान खुश नहीं है, खतरे में है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है? क्यों इस प्रकार की बातें, क्यों? इस तरीके से जो लोग हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों तबके में पाए जाते हैं, तो इस तरीके से भड़काऊ बयान दे करके सस्ती शोहरत चाहते हैं। सस्ती शोहरत की वजह से इस तरीके से उल जलूल और बयानात देते हैं। सस्ती शोहरत
के लिए ये बयान इस तरीके से खतरनाक हैं और ऐसे लोगों को समझ आना चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए कि हर एक शख्स दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सही चीज है। राहुल जी इसको स्वीकारना होगा। बिल्कुल स्वीकार करते हैं। बीजेपी को टारगेट करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर स्वीकारना होगा। ये अगर बलियावी ने कहा है तो कहा है और वो गलत है। तो कैसे चलेगा राहुल जी का सुनिए कैसे चलेगा? बीजेपी क्योंकि इस समय प्रचंड बहुमत राज्यों में है और ऐसे स्थिति में अगर बीजेपी के बड़े नेता इस प्रकार के बयान देते और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कपड़ा देख के पहचान लेता हूँ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। आप अगर दिल्ली में मेरे प्रवेश वर्मा का उदाहरण दिया, आप देख लीजिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और उल्टे अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38% की कटौती हमें दिखती है। तो सवाल तो वहां पे पूछने पड़ेंगे ना कि आखिर ये ऐसी स्थितियां क्यों आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत में पहली बार यह स्थिति है कि एक भी मुस्लिम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं। तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कट्टरपंथ ना तो इधर का चलना चाहिए ना उधर का चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में तफरीक करना इस पर बात होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में तफरीक बीजेपी करती है। ध्रुवीकरण के पॉलिटिक्स में उन्होंने इसी को आधार बनाया हुआ है। सुरक्षा से मुतालिक है, मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, मौलाना साहब लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी आपके पास। ठीक है मौलाना साहब, राहुल लाल से मेरा सवाल है, राहुल लाल से मेरा ये सवाल है कि बलियावी जिनके एक बयान पर हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, क्या वो बीजेपी के नेता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, वो बीजेपी के नेता नहीं और उसके बयान का मैंने समर्थन नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं बड़े पद पे है उसका बड़ी ईमानदारी है और बीजेपी तमाम सत्ता में बैठी हुई है, इसलिए बीजेपी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। वो न्यायपंथ की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है और जहर वाले बयान वहां से आ रहे हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, बरखानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं। वो कहते हैं कि सनातन हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अरे हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम एक सेकुलर कंट्री है। कह दिया उन्होंने, वो तो डिफेंड करने आए हैं ना यहाँ पर। डिफेंड करने के लिए आए हैं, यहाँ का सच्चाई रखने के लिए आए हैं हम लोग। समय नहीं है, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सभी